हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी के फुल कोर्स की सीजीपीएससी के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड मतलब इसी में आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि दिस इज नॉट अ टोटली फ्री कोर्स। स्टार्टिंग के कुछ डेमो वीडियोस की तरह यूट्यूब में अवेलेबल हैं, बाकी वुड बी अवेलेबल इन अवर ऐप। ठीक है, यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर या हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो हम लोगों ने बात कर चुका है। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है, एक रिवीजन की तरह है। सबसे पहले, टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं प्रेसिडेंट? तो ये हम बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट गिव्स द रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को। और नॉर्मली मैंने आपको बताया था, जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है उसी को रेजिग्नेशन दिया जाता है। बट इनके केस में एनोमली है, क्योंकि ये तो फर्स्ट रैंकिंग सिटीजन है, इसीलिए इनके केस में एनोमली है। तो ये सेकंड रैंकिंग सिटीजन को देते हैं, विच इज वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिफर्ड टू? कोई भी डिस्प्यूट होती है, किसे रिफर किया जाता है? या तो प्रेसिडेंट या इवन हम देखेंगे आज वाइस प्रेसिडेंट को भी। वो किससे रिलेटेड है? वो किसको रिफर की जाती है? वो रिफर की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कोई भी निर्णय ले सकता है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स। मैंने आपको बताया था कुछ प्रोपोजर्स चाहिए और कुछ सेकेंडरी प्रोपोजल्स चाहिए। सेकेंडरी प्रोपोजल्स चाहिए, वो प्रोपोजल्स कौन है? तो 50 इलेक्टेड प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो ये मैंने आपको बताया था क्यों होता है ऐसा। इसीलिए होता है ताकि प्लस क्या देना पड़ता है? प्लस 15,000 कॉशन मनी भी देना पड़ता है। और यदि 1/6 ऑफ द वोट हासिल नहीं करते हैं, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर लेस देन 1/6, मतलब 17% के आसपास वोट नहीं मिलता है, तो ये 15,000 क्या होता है? वापस नहीं किया जाता है। इसका क्या प्रावधान है और क्यों प्रावधान है? इसका इसलिए प्रावधान है ताकि अनसीरियस कैंडिडेट, कोई भी चलता फिरता इंसान ये ना बोले भैया मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, ताकि जो अनसीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें। इस वजह से ये प्रावधान को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखिए, क्योंकि कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी जो काम है, जो भी काम है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, कोई भी काम जो प्रेसिडेंट करता है वो कैसे करता है? वो सिर्फ और सिर्फ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, एड एंड एडवाइस ऑफ मंत्री परिषद, यानी कि जो मंत्री परिषद बोलेगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मतलब कि यदि किसी को, याद है कल हमने पार्डन पढ़ा था, पार्डन के अलग अलग रूप पढ़े थे। कौन सा आर्टिकल? कमेंट कीजिएगा कौन से आर्टिकल में है पार्डनिंग पावर। तो यदि आप पार्डन भी देखेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रेसिडेंट पार्डन कर रहा है। बट क्या एक्चुअली प्रेसिडेंट पार्डन करता है? क्या? प्रेसिडेंट डज नॉट पार्डन। प्रेसिडेंट के नाम पर पार्डन होता है और एक्चुअली क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोला वही प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। तो एक बहुत ही मजेदार स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, नई नई बीजेपी आई थी, उसी समय प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या बोला? उस समय ये राष्ट्रपति थे। अब इन्होंने एक अचानक से एक कंप्लेन, मतलब एक इनफॉर्मल तरीके से एक प्रेस के सामने बोला था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी लोग जो
डेथ सेंटेंस वाले हैं, मेरे ही समय में आ रहे हैं डेथ सेंटेंस करने में, क्योंकि आखिरी साइन तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर आ रहा है, और प्रेसिडेंट किसके बेसिस पर पार्डन कर रहा है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे बोले। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि सारा का सारा जो भी प्रेसिडेंट काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कर रहा है, और वो तरीका क्या है? वो सिर्फ एक तरीका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर कुछ भी काम नहीं होता है। ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो पोजीशन आती है, एक है हेड ऑफ नेशन या हेड ऑफ स्टेट। तो यदि हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन क्या ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है? क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सारा का सारा जो काम होता है इवेंचुअली आपको समझ में आएगा वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? मियरली कुछ चीजों पर बिहाफ पर एक्ट आउट करता है। ठीक है, समझ में आया? अब तो ये जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, बट हेड ऑफ द स्टेट है। अब देखिए इनका पावर जो है बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अब देखो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान है ये, क्योंकि 1976 में क्या चल रहा था? 1976 में चल रही थी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के समय यदि आप देखोगे तो इंदिरा गांधी जी ने संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बार बार ये आर्टिकल आएगा तो आपको ये याद होना चाहिए 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कौन सी डेट, कौन सा ईयर है? 1976, whereas 44th के जो डेट है वो है 1978। ये इमरजेंसी के दौरान लाया गया था और 44th इमरजेंसी के बाद लाया गया था। तो इसमें क्या किया गया था? सरकार के पावर को बढ़ा दिया गया था और प्रेसिडेंट के पावर को कम कर दिया गया। यहां पर वापस से बहुत सारी चीजें में बदलाव लाए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि एक बार, मतलब कि प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को क्या बना दिया? एक रबर स्टैंप बना दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी यदि लेजिस्लेशन पास हो गया है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? मजबूरन उसे साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कहां पर कहा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और फिर क्या हुआ? ये 42nd में कहा गया। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये कब आया? 1976 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भैया देखो, एक बार यदि लेजिस्लेशन पास हो जाए उसके बाद प्रेसिडेंट के पास एक और ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है? बिल को रिटर्न कर सकता है। और लेकिन यदि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने उसे दोबारा पास कर दिया, पार्लियामेंट ने उस बिल को पास कर दिया, फिर से विल पास इट अगेन, तो क्या होगा? तब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को क्या बोलना पड़ेगा? हाँ बोलना पड़ेगा। कल हमने इसके बारे में बात की थी। ये कौन सा है वीटो? ये इसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, दिस इज नोन एज सस्पेंसिव वीटो। बात समझ में आई? तो अब सस्पेंसिव वीटो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सस्पेंड कर दिया गया था, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वापस से ले आया गया। ठीक है, कल के प्रावधान याद है आपको? जब एक बिल को पेश किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? प्रेसिडेंट के पास सबसे पहले वो क्या बोल सकता है? मंजूरी दे दे, हाँ कर दे। उस केस में बिल क्या बन जाएगा? बिल विल बिकम एन एक्ट। दूसरा क्या होगा? उसको मना कर दे कि नहीं भैया मैं साइन नहीं करूंगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो एक्ट रहेगा क्या वो बनेगा? क्या कभी भी नहीं बनेगा। और मैंने आपको बताया था वो मना कब करते हैं?
दो ही स्थिति में मना कर सकते हैं, जब एक प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया होगा या फिर जिस सरकार ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है वो क्या कर दी, वो कोलैप्स कर जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो ही कंडीशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट मना करता है। बात समझ में आई। तीसरी कंडीशन क्या होता है, रिटर्न कर दे। रिटर्न में भी हमने क्या बात किया था, मनी बिल के केस में क्या ये रिटर्न कर सकता है क्या, कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता। और नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नो नहीं कर सकता। ठीक है, चौथा चीज है कि भैया चुपचाप अपनी पॉकेट में रखा रहे और ना साइन करे, ना मना करे, ना रिटर्न करे। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हमारे संविधान में लिमिट नहीं दी गई है कितने समय के अंदर क्या हो, ये बिल को वापस करा जाए या साइन करा जाए। प्रेसिडेंट को ऐसा कोई समय अवधि नहीं बताई गई है। जबकि यही चीज हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्या है, एक समय अवधि दी गई है कि उन्हें क्या करना है, 10 दिन के अंदर या तो कोई भी इनमें से एक एक्शन लेना है। बात समझ में आई। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल का डिस्क्रिशन। तो अभी हमने क्या, मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है। पर कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती हैं जब प्रेसिडेंट क्या करे, अपने डिस्क्रिशन मतलब अपनी इच्छा से काम कर सके। ठीक है, इसको संविधान में नहीं दिया गया है, बट दीस आर नोन एज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशनल मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब क्या किया जाए, डिस्क्रिशन से एक्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज नोन एज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, बात समझ में आई। अब पहली चीज, प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के केस में, प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के केस में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है, तो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई तो क्या हुआ, अब किस पार्टी को बुलाएं भैया कि आप अपनी सरकार बनाओ और आप अपने प्रधानमंत्री को चुनो, तो वो किसके ऊपर है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो यदि प्रॉब्लम कब आती है, जब 2 पॉलिटिकल पार्टी मान लो लगभग बराबर वोट पाती है, लगभग बराबर सीट्स पाती है, वोट गलती से बोल दिया, लगभग बराबर सीट पाती है। तो मान लो एक पार्टी ए है, उसके मान लेते हैं 180 सीट्स हैं, पार्टी बी की 181 सीट्स हैं। अब किसको बुलाएं, तो आमतौर पर बुलाना तो किसको चाहिए, जिसने ज्यादा हासिल करी है। बट मान लो बराबर हासिल करी तो किसके पास डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट के पास। या फिर मान लो अचानक से कोई प्रधानमंत्री है, उसकी अचानक से इन पावर मृत्यु हो जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हुई थी, ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। ये सारे प्रधानमंत्री जब पावर में थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। तब मान लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, डिसाइड नहीं कर पा रही है, इट इज अनेबल टू डिसाइड कि भैया कौन रहेगा इनका नया प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं सेलेक्ट कर पा रही है। तो क्या होगा, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिसाइड करने का मौका है। या फिर एक और स्थिति आ सकती है, यदि किसी कारणवश अपनी मेजॉरिटी खो बैठते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, या तो फिर वो क्या कर सकते हैं, या तो फिर टेम्पररी सस्पेंड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों जो डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिस या डिसॉल्व कर सकते हैं। ईदर ऑफ द केस में प्रेसिडेंट के हाथ पर यह ऑप्शन रहता है। डिसॉल्व तब करते हैं जब कोई भी संभावना नहीं हो कि वापस से सरकार बनाया जाए, और डिसमिस कब करते हैं, जब मान लो दूसरी पार्टी क्लेम करी हो कि भैया हम सरकार बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये डिसॉल्व का मतलब क्या है, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, कुल मिला के होता यह है कि जो भी सरकार पावर में रहे, चाहे वो सेंटर पर हो या फिर स्टेट लेवल पर, यदि सेंटर पर हो तो उसे कहां पर मेंटेन करना है, लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी हासिल करना है।
मेजॉरिटी मतलब जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, जैसे अभी मान लीजिए 545 हैं, डिवाइडेड बाय 2 मेंबर से ज्यादा हमेशा सरकार को समर्थन दे। यदि ऐसा होता है तभी वो सरकार कंटिन्यू रहती है। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट अस से 550 मेंबर हैं, तो इसमें 275 आधा हो गया, तो यदि 275 से ज्यादा यानी कम से कम 276 मेंबर्स एमपीस का समर्थन है, तब तक ही सरकार कंटिन्यू रहेगी, वरना क्या होगा, वरना ये सरकार गिर जाएगी। ऐसा ही स्टेट लेवल पर कहां होगा, स्टेट लेवल पर 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कई जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भी होती है, तो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस में क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? आई होप क्लियर है। ये है कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तो पार्लियामेंट में ये सारे प्रावधानों को हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आया प्रेसिडेंट के पास कब डिस्क्रिशन है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सिचुएशन आप बोल सकते हो। यदि आप इन दोनों को एक साथ क्लब करोगे तो 2 सिचुएशन, वरना 3 सिचुएशन में है जब प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से एक्ट करता है। वो कौन सी सिचुएशन है? नंबर 1 सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन है कि कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, जब पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पा रही है, और कोई भी किसको बुलाए इस पर डाउट आ रहा है, या फिर अचानक से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए अकस्मात ऑफिस में रहते हुए, और पॉलिटिकल पार्टी नहीं डिसाइड कर पा रही है कि किसको नया रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। इसका मतलब यह भी है यदि कोई प्रधानमंत्री ऑफिस में है, वो अचानक से मर जाता है, और जो लेटेस्ट से पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो उस समय कांग्रेस पावर में है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन नया प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है क्या? तब उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है। बात समझ में आई आपको? आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फेमस प्रेसिडेंट जो है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, और यही एकमात्र थे जो 2 बार फर्स्ट एंड ओनली वन हु वाज री इलेक्टेड। अभी कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू, और ये पहली ट्राइबल भी हैं और सबसे यंगेस्ट भी यही प्रेसिडेंट हैं। इनका 2022 में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट आप देख लोगे जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, 1969 में वीवी गिरी सेलेक्ट हुए थे, और 2007 में क्या हुआ, पहली विमेन सेलेक्ट हुई थी। 1997 में के आर नारायण, पहले दलित हो चुके थे, तो पहली महिला भी बन चुकी हैं, दलित भी बन चुकी हैं, एसटी भी बन चुकी हैं, मुस्लिम भी बन चुके हैं। दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में आप देखोगे यही एक बोला जाता है कि हमारे हर पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं हमारे देश के टॉप पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। आप देख लो अमेरिका अभी तक एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। जब हिलरी क्लिंटन या इवन अभी जो बाइडेन की वाइस थी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, जब उनकी बात थी तो कई लोगों ने यह भी कहा कि क्या कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन का हारने का यह रीजन है कि अमेरिका एज अ सोसाइटी एक विमेन प्रेसिडेंट के द्वारा लीड होने के लिए रेडी नहीं है। इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि हमारे यहां प्रेसिडेंट, कल हमने बात किया था, क्या होता है, कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है, आर्मी मिलिट्री सारे के सारे मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। वैसे ही यहां पर भी होता है, अमेरिका में भी। तो क्या एक आर्मी पर्सन एक महिला का सल्यूट लेने के लिए तैयार है कि नहीं, ऐसा अमेरिका में बातचीत हुई थी, विच वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन वाई द 2 फीमेल कैंडिडेट्स गॉट डिफीटेड, ठीक है कि नहीं, ये एक डिबेटेबल मुद्दा है, बट जस्ट मैं आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस इग्नाइट करना चाह रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं की आर्टिकल जो आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहला क्या है, सर कौन से आर्टिकल से याद करें, कितने आर्टिकल से याद करें, कम से कम आपको ये आर्टिकल्स याद रखना है। तो आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है? इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में है, और 58 प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको कम से कम याद रखना ही है।
ठीक है। सो 52 किसके बारे में है? प्रेसिडेंट की, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। 61 इज रिलेटेड टू इंपीचमेंट, 58 इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, whereas 54 is related to 54 is related to presidential election, 58 is related to the presidential qualification। ठीक है, इतने आर्टिकल्स कम से कम आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।